नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्टडी विद प्रकाश साथ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के प्रथम अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे। साथियों, वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाला है। इसमें हम प्रत्येक प्रश्न के उत्तर टिक के साथ बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो पूरा देखें, स्किप न करें व कॉपी पेन साथ लेकर बैठें। पहला प्रश्न है, जूसेपे मैस्सेनी कौन था? अ इटली का क्रांतिकारी, ब वियना का क्रांतिकारी, स रूस का क्रांतिकारी, द इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है अ इटली का क्रांतिकारी। इटली का क्रांतिकारी था, इसलिए उन्होंने जूसेपे मैस्सी ने इटली के लिए एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन भी बनाया था, जिसका नाम है यंग इटली, और दूसरा बनाया था यंग यूरोप। इस प्रकार मैसेनी इटली का क्रांतिकारी था। अगला प्रश्न है, निम्न में इटली के एकीकरण में किसका योगदान था? इटली के एकीकरण में किसका योगदान था? अ कावूर, ब मैसेनी, स गेरिबाल्डी, द उपयुक्त सभी। इटली के एकीकरण में कावूर ने फ्रांस से संधि करके सैनिक सहायता प्राप्त की और ऑस्ट्रिया को पराजित किया और इटली के एकीकरण को सरल बना दिया, आसान बना दिया, इसलिए कावूर भी हैं। और इसी युद्ध में गेरिबाल्डी ने कावूर का साथ दिया था। गेरिबाल्डी ने सशस्त्र स्वयंसेवकों का नेतृत्व करके इस युद्ध में भाग लिया था, इसलिए गेरिबाल्डी का भी योगदान है। और मैस्सिनी ने इटली के एकीकरण के लिए मैस्सिनी कार्बोनारी नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन का सदस्य बन गया था। इस प्रकार आपने सही अनुमान लगाया, इसका उत्तर होगा द उपयुक्त सभी। तीसरा प्रश्न है, जाल्वेरेन नामक शुल्क संघ की स्थापना कब हुई? कब यानी सन पूछा है। अ 1834, ब 1802, द स 1825, द 1820। सही है, उत्तर सही है 1834। तो कब? 1834 में। और इसकी पहल पर, तो पहल पूछे तो प्रशा के पहल पर। सही उत्तर अ। अगला प्रश्न है, किसके कल्पना आदर्श यूटोपिया में दुनिया के लोग अलग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं? किसके यानी व्यक्ति का नाम पूछा है। तो अ फ्रांस एक देश है, व्यक्ति नहीं है। ब जर्मनी, यह भी एक देश है। स भारत, यह भी एक देश है। द फ्रेडरिक सॉरियो, यह एक व्यक्ति का नाम है। तो आपने लॉजिक या तर्क लगाकर सही उत्तर निकाल लिया है। द उत्तर सही है फ्रेडरिक सॉरियो। अगला प्रश्न है, नेपोलियन की संहिता का निर्माण हुआ था? नेपोलियन की संहिता को ही नागरिक संहिता भी कहते हैं। सन पूछा है कब हुआ था, तो नेपोलियन की संहिता का निर्माण 1804 में होता, यानी स उत्तर इसका सही है। अगला प्रश्न है, 1815 में नेपोलियन की हार के ठीक बाद 4 देशों ने सम्मेलन कहाँ आयोजित किया था? तो कहाँ क्षेत्र का नाम पूछा है, तो हम कहाँ वह भी बताएंगे और साथ में 4 देश कौन से थे वह भी बताएंगे। कहाँ? अ प्राग, ब लंदन, स वियना, द हेग। तो वियना में यह सम्मेलन आयोजित किया गया था। अच्छा, 4 देश कौन से थे जिन्होंने ये सम्मेलन आयोजित किया था? वह है ब्रिटेन, रूस, रशिया, ऑस्ट्रिया। अब दो दो के जोड़े बने, ब्रिटेन, रूस, रशिया, ऑस्ट्रिया, ये 4 देश थे इन्होंने सम्मेलन आयोजित किया था नेपोलियन के हार के बाद। और ये सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? वियना। सही उत्तर है वियना। अगला प्रश्न है, 1815 ईस्वी में नेपोलियन को हराने वाली 4 शक्तियों में कौन सी एक नहीं थी? 4 शक्तियां मैंने बता दी है, ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया। अब इसमें से एक कौन सी नहीं है, आप उत्तर निकाल लीजिए इसका। चीन नहीं है। ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया किस जगह? चीन आया है, चीन नहीं है। वैसे भी चीन एशिया महाद्वीप में है और हम यूरोप में राष्ट्रवाद का अध्ययन कर रहे हैं। ब्रिटेन, रूस, प्रसा यूरोप महाद्वीप में आते हैं। तो कौन सी शक्ति नहीं थी?
चीन। और कौन सी शक्तियां थी? तो ब्रिटेन, रूस, प्रशा, ऑस्ट्रिया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ है वह है अ फ्रांस, ब जर्मनी, स भारत, द श्रीलंका। सही उत्तर है इसका फ्रांस से। देश का नाम पूछा है तो फ्रांस से। देखिए, फ्रांस में एक क्रांति हुई थी जिसको फ्रांस की क्रांति कहते हैं। और फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में। फ्रांस की क्रांति 1789, यानी 1789। फ्रांस की क्रांति 1789। तो अगर राष्ट्र पूछे, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ, देश का नाम पूछे तो हम फ्रांस बताएंगे। और कौन सी क्रांति के द्वारा हुआ तो हम बताएंगे फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद की सर्वप्रथम अभिव्यक्ति किस क्रांति के तहत हुई? इसका अध्ययन पहले ही कर लिया है हमने। आपने सही पहचाना उत्तर ए, फ्रांस की क्रांति। अगला प्रश्न है, वियना शांति सम्मेलन कब आयोजित किया गया? वियना शांति सम्मेलन पूछा है कब? 1815 में। वियना शांति सम्मेलन 1815 में आयोजित किया गया था। 4 देशों की पहल पर। चारों देशों के नाम अपन ने याद रखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 39 राज्यों के जर्मन परिसंघ का गठन किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा? व्यक्ति का नाम लुईस सोल्वा, बी नेपोलियन, सी वाल्टेयर, डी हिटलर। सही उत्तर होगा नेपोलियन। 39 राज्यों का जर्मनी परिसंघ बनाने वाले नेपोलियन थे। अगला प्रश्न है, वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? वियना सम्मेलन कब आयोजित हुआ? कब का उत्तर होगा 1815 में। और इसके अध्यक्ष यानी इसकी मेजबानी करने वाले कौन थे? अध्यक्ष यानी मेजबानी करने वाले कौन थे? तो वह थे मेटरनिक। और मेटरनिक कौन थे? जर्मन के चांसलर। तो वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक। सही उत्तर होगा मेटरनिक, डी उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस में किस राजवंश का शासन था? तो फ्रांसीसी क्रांति जब हुई तब बुर्बो राजवंश का शासन था। जैसे फ्रांस की क्रांति हुई और इसके पश्चात बुर्बो राजवंश का शासन समाप्त हो गया। और 1815 में जो वियना शांति सम्मेलन हुआ था, इसके बाद रूढ़िवादियों ने बुर्बो राजवंश पुनः स्थापित कर दिया था। और बुर्बो राजवंश एक बार फिर जुलाई 1830 में फ्रांस की प्रथम क्रांति के द्वारा इसे पुनः समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न, कार्बोनारी नामक गुप्त संगठन का सदस्य इनमें से कौन था? जूसेपे मैसेनी। पहले इसका अध्ययन किया है, ये उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? जर्मनी के एकीकरण का श्रेय बिस्मार्क को दिया जाता है। विद्यार्थियों, जिस प्रकार भारत के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ठीक उसी प्रकार जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का योगदान रहा है। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहते हैं। सही उत्तर बी, बिस्मार्क। अगला प्रश्न है 16, किस देश का नारी का प्रतीक रूपक मारियान है? मारियान फ्रांस का है। मारियान फ्रांस। सही उत्तर है इसका डी, फ्रांस। जिस प्रकार मारियान फ्रांस का है उसी प्रकार जर्मेनिया जर्मनी का। मारियान फ्रांस, जर्मेनिया जर्मनी का नारी रूपक प्रतीक है। अगला प्रश्न है, एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया? इमैनुअल द्वितीय, फ्रेडरिक विलियम, सी कावोर और डी मैजिनी। एकीकृत इटली के एकीकरण के बाद एकीकृत इटली का सम्राट इमैनुअल द्वितीय को घोषित किया गया था। तो इस प्रकार इटली के एकीकरण में किस किस का योगदान हो गया? प्रथम 3 नाम हमने पहले ही प्रश्न में पढ़े थे, याद कीजिए। पहले प्रश्न में कौन से नाम पढ़े थे? कावूर, गेरिबाल्डी, मैसेनी। कावूर, गेरिबाल्डी, मैसेनी। और चौथा नाम इमैनुअल द्वितीय। तो इटली के एकीकरण में किसका योगदान रहा? चारों का। सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न है,
जालवराइन संघ का गठन कब किया गया? कब किया गया? तो सन पूछा है जालवराइन शुल्क संघ। क्या था ये? शुल्क संघ। और इसकी स्थापना 1834 में की गई थी। अगला प्रश्न है, सही उत्तर इसका भी होगा। अगला प्रश्न है अति लघुतात्मक प्रश्नोत्तर शुरू होंगे। पहला प्रश्न है जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? कब यानी सन पूछा है, और तो इसका सन है 18 जनवरी 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। और जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में? विलियम प्रथम के नेतृत्व में 18 जनवरी 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण हुआ। इस प्रकार जर्मनी के एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया? तब वह उत्तर भी विलियम प्रथम ही है। तो विलियम प्रथम का जर्मनी के एकीकरण में उन्होंने नेतृत्व प्रदान किया, और जर्मनी का एकीकरण जब पूर्ण हो गया तो जर्मनी का सम्राट भी विलियम प्रथम को ही बनाया गया। अगला प्रश्न है जर्मनी के एकीकरण का श्रेय दिया जाता है, तो श्रेय किसको दिया जाता है? बिस्मार्क को। ऑटो वन बिस्मार्क उनका पूरा नाम है। और जर्मनी के एकीकरण के कर्णधार कौन है? तो वह उस प्रश्न का उत्तर भी होगा बिस्मार्क। तो जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है, या जर्मनी के एकीकरण के कर्णधार कौन है? दोनों का उत्तर एक ही होगा, ऑटो वन बिस्मार्क। अगला प्रश्न है जर्मनी के एकीकरण का कर्णधार कौन था? फटाफट उत्तर बताइए। पहले अध्ययन कर लिया है, सही, आपका उत्तर सही है। अगला प्रश्न है वियना सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता यानी मेजबानी। तो अध्यक्षता यानी मेजबानी किसने की थी? ऑस्ट्रिया के चांसलर मैटरनिक ने। मैटर याद रखिए आप, मैटर शब्द अक्सर यूज करते हैं, यार मैटर हो गया, मैटर हो गया, मैटर हो गया, ऐसे अक्सर इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो उसी तरह आप इसको याद कर लिए, मैटरनिक, पीछे निक जोड़ दीजिए, आपको याद हो जाएगा। वियना सम्मेलन की अध्यक्षता यानी मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की थी। मेटरनिक लिखेंगे तब भी सही है। अगला प्रश्न है किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी? 1832 में संधि हुई थी और इसका नाम था कुस्तुंतुनिया की संधि। अगला प्रश्न है कार्बोनेरी क्या थी? पहले बताया था मैंने कार्बोनेरी क्या है, तो गुप्त क्रांतिकारी संगठन है। देखो गुप्त को भूमिगत भी कहते हैं, तो गुप्त या भूमिगत एक ही बात है। तो कार्बोनेरी क्या था? गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। और किसका? तो इटली का। तो इटली के क्रांतिकारियों का यह गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। अगला प्रश्न है मैटरनिक ने किसे सामाजिक व्यवस्था का खतरनाक दुश्मन बताया है? तो मेटरनिक ने उस व्यक्ति को सामाजिक व्यवस्था का खतरनाक दुश्मन बताया है जिसका इटली के एकीकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। देखिए इटली के एकीकरण का बहुत महत्वपूर्ण योगदान, और इटली का महान हीरो, फिर भी मेटरनिक ने उसे क्या बताया? उसे सामाजिक व्यवस्था का खतरनाक दुश्मन बताया, यानी मैसनी। तो मेटरनिक और मैसनी, मैं से मैं मिलाइए। मेटरनिक ने किसे सामाजिक व्यवस्था का खतरनाक दुश्मन बताया? मेटरनिक ने मैसनी को इतने महान व्यक्तित्व को इन्होंने सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। ये तो इसी तरह हो गया कि हम आहा भी बढ़ते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। इतने महान व्यक्ति को खतरनाक दुश्मन बताया। अगला प्रश्न है ज्यूसेppe मैसनी का जन्म कब व कहाँ हुआ? कब की जगह सन लिख लीजिए और कहाँ की जगह स्थान का नाम लिख लीजिए, बाकी का वही लाइन आएगी। कब? तो 1807 में। और कहाँ की जगह क्या लिखोगे? जेनेवा। तो आपको यहीं से याद करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए पूरा मैं पढ़ रहा हूँ, ज्यूसेppe मैसनी का जन्म कब की जगह 1807 व जेनेवा में हुआ। हो गया आपको याद। अगला प्रश्न है ज्यूसेppe मैसनी द्वारा स्थापित दो भूमिगत संगठनों के नाम लिखिए। अपन ने पहले इसका अध्ययन किया है, यंग इटली, यंग यूरोप। यंग है और दोनों में कॉमन है, यंग इटली, यंग यूरोप। अगला प्रश्न है
किस संधि के तहत यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दिया गया? प्रश्न रिपीट हो रहा है तो उत्तर आपको आ गया होगा। हाँ, सही बताया आपने। 1832 में कुस्तुंतनिया की संधि के द्वारा यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दिया गया। किस संधि के तहत? किस संधि के तहत? तो के की जगह आप लिखिए कुस्तुंतनिया की संधि के तहत। किसकी जगह लिख दीजिए कुस्तुंतनिया संधि के तहत, बस। इसकी जगह 1832 में कुस्तुंतनिया की संधि की के तहत यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि जब फ्रांस जीतता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? ये उन्हीं व्यक्ति ने कहा था जिसे जिसे मैसेनी को सामाजिक व्यवस्था का खतरनाक दुश्मन बताया था। उसने यह भी कहा था कि जब फ्रांस जीतता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। सही आपने पहचाना, सही पहचाना। किसे? उत्तर आपका सही है, ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति की रूपक मारियान के प्रतीक चिन्ह थे? मारियान फ्रांस का नारी रूपक प्रतीक, मारियान जर्मनी का जर्मेनिया। मारियान के प्रतीक चिन्ह क्या थे? लाल टोपी, तिरंगा, कलगी। लाल टोपी, तिरंगा हमारे झंडे का नाम है, भारत की राष्ट्रध्वज का नाम है, लेकिन ये वह वाला तिरंगा नहीं है, केवल याद करने के लिए आपको बताया है। लाल टोपी, तिरंगा, कलगी ये मारियान के प्रतीक चिन्ह थे। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि सच्ची जर्मन संस्कृति उसके आम लोगों में निहित है? यह योहान, जर्मनी के दार्शनिक योहान कार्लफ्रीड ने कहा था। अगला प्रश्न है, जूसेप्पे मैस्सिनी द्वारा गठित संगठनों के नाम बताइए। प्रश्न दोबारा रिपीट हो रहा है, जूसेप्पे की जगह आपसे ए पढ़े, पी की जगह पे पढ़े, सॉरी। वो संगठन यंग इटली, यंग यूरोप। आपका उत्तर सही है। आगे का प्रश्न, फ्रांस की क्रांति का नारा था? फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। फ्रांस की क्रांति के द्वारा ही राष्ट्रवाद का प्रारंभ माना जाता है और उस क्रांति का प्रसिद्ध नारा था स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। यानी बंधुत्व यानी भाईचारा। तो आप कह सकते हैं स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, या स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व। फ्रांसीसी क्रांति के प्रतीक चिन्ह टूटी हुई बेड़ियों का अर्थ था। देखिए, आपको कोई अगर बेड़ियों से बांध दे तो आप आजाद या स्वतंत्र होने के लिए क्या करेंगे? जाहिर है उन बेड़ियों को तोड़ देंगे। तो टूटी हुई बेड़िया किसका प्रतीक हो गया? स्वतंत्रता या आजादी का। तो टूटी हुई बेड़िया स्वतंत्रता का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान वाले प्रश्न। रिक्त स्थान वाले प्रश्नोत्तरों को करने के लिए आप रिक्त स्थान के पहले के वाक्य को बड़े ध्यान से पढ़ें, रिक्त स्थान के बाद वाले वाक्य को बड़े ध्यान से पढ़ें, तब आप इस उत्तर को, इस प्रश्न को अच्छी तरह से कर पाएंगे। पहला प्रश्न है, वियना सम्मेलन सन देश में आयोजित किया गया था। सन पूछा है 1815। वियना शांति सम्मेलन 1815, 1815। वियना शांति सम्मेलन 1815। दूसरा प्रश्न है, जर्मन संसद का नाम था? जर्मन संसद का नाम याद करने के लिए अपन एक लॉजिक लगाते हैं। हम दिन प्रतिदिन के कार्यों में राइट 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 शब्द को अक्सर काम में लेते हैं, राइट। तो आप ट की जगह ख कर दीजिए, राइख, और पीछे जोड़ दीजिए स्पेग। तो जर्मन संसद का नाम राइक स्पेग था। अगला प्रश्न है, जर्मन राष्ट्र का रूपक देश थी? जर्मन राष्ट्र का रूपक जर्मन की जर्मेनिया, जर्मन की जर्मेनिया। तो जर्मेनिया सही उत्तर है। और जर्मेनिया अपने सिर पर बलूत वृक्ष का मुकुट पहनती थी, धारण किए होती। जर्मेनिया क्या धारण किए होती? बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट अपने सिर पर धारण किए होती। और बलूत किसका प्रतीक है? बलूत वृक्ष की पत्तियां जर्मनी बहादुरी का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र जर्मनी का सम्राट देश को घोषित किया गया? स्वतंत्र जर्मनी विलियम प्रथम। पहले अध्ययन किया है हमने इसका, आपने सही पहचाना। स्वतंत्र जर्मनी का सम्राट विलियम प्रथम। और इटली का सम्राट
इमैनुअल द्वितीय, स्वतंत्र जर्मनी विलियम प्रथम, जर्मनी विलियम प्रथम, इटली इमैनुअल द्वितीय, इसे ई मिला दीजिए, इटली इमैनुअल इमैनुअल प्रथम, इसे ई मिलाइए, और जर्मनी का विलियम प्रथम। लघुचात्मक प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, नेपोलियन द्वारा लागू की गई नागरिक संहिता के प्रमुख प्रावधान क्या थे? प्रमुख प्रावधानों को याद करने के लिए आप क्या करेंगे? छोटे छोटे स्टेप बना लेंगे। मैं आपको स्टेप, इसके छोटे छोटे स्टेप बता लेता हूँ। सबसे पहले आप क्या को हटाइए। पहली लाइन आपको याद नहीं कर रही है, क्या की जगह आप निम्न लिख देंगे। क्या को हटाइए, ये क्या को हटा दीजिए, बस क्या की जगह निम्न। अब मैं इसको पूरा कर रहा हूँ। नेपोलियन द्वारा लागू की गई नागरिक संहिता के प्रमुख प्रावधान निम्न थे। तो ये लाइन आपको याद नहीं करनी है, इसके आगे का आपको याद करना है। अब प्रावधान पे आ जाते हैं। प्रावधान छोटे छोटे स्टेप बनाइए। पहला विशेषाधिकार, तो जन्म आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। दूसरी स्टेप बनाइए कानून की, तो कानून से बन जाएगा कानून के समक्ष समानता। तीसरा स्टेप संपत्ति, संपत्ति तो संपत्ति व्यक्ति के अधिकार को सुरक्षित करना, विशेषाधिकार कानून संपत्ति। चौथा है इसका जागीरदारी प्रथा, चौथा स्टेप जागीरदारी प्रथा को उन्होंने समाप्त कर दिया। पांचवी स्टेप है नाप तोल, उन्होंने पूरे क्षेत्र में समान नाप तोल की प्रणाली लागू की गई और एक पूरे क्षेत्र में एक समान मुद्रा लागू की। अगला प्रश्न है, जालवरेन संघ से आप क्या समझते हैं? जालवरेन संघ क्या था, कब स्थापित हुआ? चलिए उत्तर देंगे इसका। सबसे पहले ये क्या था, जालवरेन संघ क्या था? तो जालवरेन संघ क्या है? एक शुल्क संघ है। क्या चाहता था ये जालवरेन संघ, क्या है और कब स्थापित हुआ? क्या है का है उत्तर इसका, यह एक शुल्क संघ था। 1834 में इसकी पहल पर प्रशा के नेतृत्व में गठित किया गया। यह एक शुल्क संघ था जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य सम्मिलित थे। देखिए संघ शब्द पकड़िए आप। संघ, संघ का मतलब क्या होता है? एक से अधिक राज्य शामिल होंगे। तो संघ का मतलब हो गया एक से अधिक राज्य इसमें शामिल थे। और किसके? तो जर्मन राज्य, अधिकांश जर्मन राज्य इसमें शामिल थे। अगला प्रश्न, रूमानीवाद क्या है? देखिए रूमानीवाद नाम अनोखा लग रहा है आपको, पर यह संस्कृति से जुड़ा हुआ है। तो रूमानीवाद क्या है? तो यह क्या था, क्या है ये? तो यह एक सांस्कृतिक आंदोलन है। क्या है रूमानीवाद? सांस्कृतिक आंदोलन है। पहला क्या है का उत्तर देंगे, फिर क्या चाहता था वह उत्तर देंगे, फिर उसने किसकी आलोचना की वह उत्तर देंगे, और इसका उसने किसका समर्थन किया। 4 स्टेप में ये उत्तर पूरा होगा। क्या है, क्या चाहता था, किसकी आलोचना की और किसका समर्थन किया। पहले क्या है, तो रूमानीवाद एक सांस्कृतिक आंदोलन है। अब क्या चाहते का उत्तर देंगे। क्या चाहता था, यह विशिष्ट प्रकार के राष्ट्रवाद का विकास करना चाहता था। इसने तर्क वितर्क एवं विज्ञान आधारित, तर्क वितर्क एवं विज्ञान आधारित इसकी आलोचना की, तर्क वितर्क एवं विज्ञान की आलोचना की। तो अब समर्थन पे आ जाते, समर्थन किसका किया? तो इसकी जगह उसने भावनाओं, राष्ट्रवादी भावनाओं एवं तार्किक विश्लेषण का समर्थन किया। इस तरह से आपका उत्तर ये सरल हो जाएगा। देखिए रूमानीवाद एक सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। इसने तर्क वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना की। इसकी जगह भावनाओं, रहस्यवादी भावनाओं एवं तर्क का समर्थन किया। अगला प्रश्न है, स्कॉटलैंड का यूनाइटेड किंगडम में किस प्रकार विलय किया गया? एक्ट ऑफ यूनियन समझौते द्वारा, जो 1707 में हुआ था, है स्कॉटलैंड एक्ट ऑफ यूनियन समझौते के द्वारा स्कॉटलैंड का
ब्रिटेन में विलय कर दिया गया। एक्ट ऑफ यूनियन, इसको अच्छी तरह से याद करना है कि स्कॉटलैंड को यूनाइटेड किंगडम में किस एक्ट के द्वारा मिलाया गया, तो इस एक्ट के द्वारा इसको मिला दिया गया था। देखिए, एक्ट ऑफ यूनियन समझौते के तहत यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। इस समझौते के तहत, जिसके तहत इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड पर प्रभुत्व जमा लिया। नंबर एक, इस संधि के द्वारा स्कॉटलैंड पर प्रभुत्व जमा, और नंबर दो, काम किया, स्कॉटलैंड की राजनीतिक संस्थाओं को योजनाबद्ध तरीके से दबा दिया। देखिए, इस एक्ट के द्वारा जब स्कॉटलैंड ब्रिटेन में शामिल हो जाता है, तब उसका नाम हो जाता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। यानी हम जब यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन नाम लेते हैं, इसका मतलब स्कॉटलैंड इसमें शामिल होने के बाद उसे ये नाम दिया गया। अगला प्रश्न है, इटली के एकीकरण में योगदान देने वाले किन्हीं चार व्यक्तियों के नाम बताइए। चार व्यक्ति थे, तीन व्यक्तियों का पहले प्रश्न में हमने अध्ययन किया था। पहले कावूर, दूसरा मैसेनी, तीसरा गेरिबाल्डी, और चौथा जिन्हें इटली का सम्राट घोषित किया गया था। सही पकड़ा आपने, इमैनुअल द्वितीय। तो चारों व्यक्तियों का इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अगला प्रश्न देखिए, जालवराइन नामक शुल्क संघ से आप क्या समझते हैं? रिपीट हुआ प्रश्न, पहले वाला उत्तर याद किया है, वही लिखे तब भी चलेगा। देखिए, कब स्थापित किया गया था? जलवायु संघ 1834 में प्रशा की पहल पर स्थापित किया गया था। यह एक शुल्क संघ था। इसके द्वारा जर्मन राज्यों के व्यापार अवरोधों को हटा दिया गया। अगला प्रश्न है, कावूर ने इटली के एकीकरण में योगदान लिखिए। कावूर का इटली के एकीकरण में योगदान लिखिए। देखिए, कावूर ने क्या किया था इटली के एकीकरण के लिए? उन्होंने फ्रांस से एक कूटनीतिक संधि करके सैनिक सहायता प्राप्त कर ली और 1859 में ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया। इस प्रकार इटली का एकीकरण सरल हो गया। अगला प्रश्न, भाषा सम्मेलन में किन चार प्रमुख देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे? तो आप देखिए, किन की जगह चार देशों का नाम लिख दीजिए। बाकी प्रश्न वाली लाइन ही आएगी, आपको ये सारा याद नहीं करना है। देखिए, मैं कह रहा हूं, वियना सम्मेलन में ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया थे। अगला प्रश्न है, बिस्मार्क ने सैन्य शक्ति के बल पर किन तीन देशों को युद्ध में पराजित कर जर्मनी का एकीकरण पूरा किया? देखिए, यहाँ पर भी आपको सारा याद नहीं करना है, केवल किन की जगह तीन देशों के नाम लिख देने हैं। तीन देशों में से एक, पहला जो हमने प्रश्न में देखा, वही ऑस्ट्रिया का नाम लिखिए। एक डेनमार्क का, तो ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस। यहाँ पर क्या लिख देंगे? किन की जगह, इनकी जगह डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, फ्रांस। अब पूरा करिए, देखिए, पूरा याद नहीं करना है। बिस्मार्क ने सैन्य शक्ति के बल पर डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, तीन देशों को युद्ध में पराजित कर जर्मनी का एकीकरण पूरा किया। तो केवल तीन देशों के नाम लिखिए और तीन देशों के नाम किन की जगह लिख दीजिए, आपका प्रश्न पूरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों, चैनल को लाइक कीजिए। आपके लाइक से हमें और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलेगी। अगला प्रश्न है, फ्रांस के प्रथम विद्रोह 1830 के बारे में संक्षेप में लिखिए। देखिए, फ्रांस की क्रांति और फ्रांस का प्रथम विद्रोह, अगर फ्रांस की क्रांति के बारे में पूछता है तो 1789 है, यानी 1789। और फ्रांस का प्रथम विद्रोह हुआ था जुलाई 1830 में। तो जुलाई 1830 में प्रथम विद्रोह हुआ। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद बोर्बो राजवंश का जो शासन था, एक बार पुनः समाप्त हो जाता है और उदारवादी क्रांतिकारी जो थे, वे उस बोर्बो राजवंश को खत्म कर देते हैं और उसकी जगह कौन सा आ जाता है? उसकी जगह संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हो जाता है। देखिए, फ्रांस में प्रथम विद्रोह जुलाई 1830 में हुआ था। बोर्बो राजा, जिसे 1815 के बाद हुई रूढ़िवादी प्रतिक्रिया के दौरान सत्ता में पुनः बहाल कर दिया गया था, अब
उन्हें उदारवादी क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका और बुर्बो राजवंश समाप्त हो गया। तो उसकी जगह क्या गया? उसकी जगह संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया। तो उनकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया और उनका अध्यक्ष कौन था? उनका अध्यक्ष लुई फिलिप था। अगला प्रश्न, रूमानीवाद से क्या अभिप्राय है? देखिए, रूमानीवाद पहले आ गया है। रूमानीवाद संस्कृति से जुड़ा हुआ है। तो रूमानीवाद क्या था? रूमानीवाद एक सांस्कृतिक आंदोलन था और ये क्या चाहता था? तो ये विशिष्ट प्रकार की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। इसने किसकी आलोचना की? तो इसने तर्क वितर्क एवं विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना की तथा इसकी जगह भावनाओं, रहस्यवादी भावनाओं और अंतर्दृष्टि पर का समर्थन किया। भावनाओं, रहस्यवादी भावनाओं, अंतर्दृष्टि का समर्थन किया। उसने एक साझा संस्कृति और सामूहिक विरासत को राष्ट्र का आधार बनाने पर बल दिया। अगला प्रश्न है, जूसेप्पे मैस्सिनी पर टिप्पणी लिखिए। जूसेप्पे मैस्सिनी इटली का क्रांतिकारी था। वह कार्बोनारी क्रांतिकारी संगठन का सदस्य बन गया। उन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप नामक भूमिगत संगठनों की स्थापना भी की। ये सारा मैटर हमने अति लघुचात्मक प्रश्नोत्तर के रूप में पढ़ा है, वही आया है। आपके रिपीट भी हो जाएगा और आपको पहले से याद है। बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप। बहुत विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन सही समय पर मिल जाए। बेल आइकन को यानी घंटी पर प्रेस कीजिए और थैंक यू फॉर वाचिंग। आपने वीडियो पूरा देखा, बड़े ध्यान से इसका अध्ययन किया, इसलिए इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह आप ध्यान लगाकर पढ़ते रहिए। इस वीडियो का 2 से 3 बार देखिए तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और शीघ्र ही हम वार्षिक परीक्षा में आने वाले सभी पाठों के वीडियो भी आपको उपलब्ध करा देंगे। धन्यवाद।